अच्छा, चलो छोड़ो। अच्छा जी, एक कर लें पहले नो। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है, इसको जरा आप लोगों ने तसल्ली से समझना है। आसान सा कॉन्सेप्ट है। समटाइम्स आप सर्विस प्रोवाइडर को उसकी सर्विस प्रोवाइड करने के वक्त फैसिलिटेशन पर्पस के लिए उसको कुछ चीजें भी दे देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेशन, उसको कुछ चीजें भी दे देते हैं। अब ये तो फर्ज करें जो है वो बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, फर्ज करें मिलियंस में, करोड़ों में, अरबों में डील्स हो रही हैं। तो जब वो टीम आई पेरोल सर्विसेज के लिए, तो आप लोगों ने उनको कहा यार ये लैपटॉप भी रख लें आप लोग, तो लैपटॉप यूज करें, सारा पेरोल सर्विसेज वगैरह आप लोग करें, सारा कैलकुलेट करें, लैपटॉप्स रख लें, कैलकुलेटर्स रख लें, ये लैपटॉप के बैग्स रख लें, ये सारी चीजें रखें और सारा करें काम आप लोग। अब ऑब्वियसली सादा सा सवाल है, स्टैंडर्ड ने पूछा ये चीजें आपने उनको दे दी हैं या वापस लेनी है? तो बस दोनों सूरतों में स्टैंडर्ड का जवाब बता दें, क्या होगा? मैं कह रहा हूं दोनों सूरतों में जवाब क्या होगा? आप कह रहे हैं नहीं वो सखी नहीं है, सेलर, सेलर सखी हो सकता है, सेलर सखी हो सकता है। एक्सेलेंट। अगर 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 अमानत है तो फिर तो आप इसको इग्नोर करें कि लैपटॉप दिए हैं, उसने उसने कहा एक तो तुम मेरे शेयर्स ले लो, एक तो तुम मेरे शेयर्स ले लो, और दूसरा मुझे पेरोल से होंडा और सीए फर्म, होंडा और सीए फर्म, सीए फर्म का जब पार्टनर आया तो सीए फर्म के पार्टनर को हमने कहा कि सर हम आपको शेयर्स देंगे, तो आप हमें सर्विसेज दें, हम आपको शेयर्स दे देंगे, और ये लैपटॉप रखें काम के लिए आप लोग, ये 2 लैपटॉप्स हम आपको दे रहे हैं, ये काम के लिए रख लें। आप लोगों ने प्रॉपर उसकी अनबॉक्सिंग की, खोला, सब कुछ किया, और उसने कहा यार ये लैपटॉप आप लोग रख लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ये लैपटॉप आप लोग रख लीजिएगा। तो ऑब्वियसली भी सादा सी एंट्री कर दें फैसिलिटेट करने के लिए, हालांकि आपने उनको दिए थे लैपटॉप, तो अब आप एंट्री कर दें लैपटॉप डेबिट, शेयर्स डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। तो वो भी नॉन कैश कंसिडरेशन ही समझ लें, उसमें क्या मसला है, वो भी आपको मिल गए। और अगर उसने क्या कहा है वापस कर दें तो फिर कुछ भी नहीं करना, फिर कुछ भी नहीं करना। सिमिलरली जब क्लीनिंग सर्विसेज हो रही थी तो हमने उसको कहा यार आपको वैक्यूम क्लीनर दे देते हैं, तो ऐसे सवाल तो लोग पूछते ही नहीं कि वैक्यूम क्लीनर आप मैं ये ले जाऊंगा या नहीं, तो जाहिर बात है आपने कॉलेज को वैक्यूम क्लीनर वापस करना है, लेकिन आपने कहा यार ये वैक्यूम क्लीनर पुराना सा है और तुम इस्तेमाल करो, महीना दो जो जितना भी साल का कॉन्ट्रैक्ट है तुम सफाई करो, और वैक्यूम क्लीनर तुम रख लेना, तो आपने उसका कंट्रोल दे देना है उसको। तो अब ऑब्वियसली वो वैक्यूम क्लीनर भी ले रहा होगा, आपके शेयर्स भी ले रहा होगा, और साथ आपको एक तरफ अपनी तरफ से सर्विस दे रहा होगा। तो अगर तो आपने वो चीज उसको फैसिलिटेशन के लिए दी है, लेकिन साथ आपने ये भी कह दिया कि तुम रख लेना, तो फिर इसको लैपटॉप डेबिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कर दीजिएगा, या वैक्यूम क्लीनर डेबिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कर दीजिएगा। ट्राई करें जरा, सवाल वापस आए, इधर आप पैरा पढ़ें, पैरा 69। इफ कस्टमर कंट्रीब्यूट्स गुड्स, कुछ समझ आया लफ्ज? पेज नंबर 462, ये लफ्ज अगर समझ आ गया तो बता दें। इफ कस्टमर, होंडा एटलस कार, सीए फर्म के ओनर को कह दिया जाए ये लैपटॉप रख लें, इफ कस्टमर कंट्रीब्यूट गुड्स और सर्विसेज, मटीरियल्स, इक्विपमेंट, लेबर, टू फैसिलिटेट एन एंटिटीज, टू फैसिलिटेट एन एंटिटीज फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर शैल असेस, सेलर सोचे, सेलर, सीए फर्म वाले सोचे, वेदर इट ऑब्टेन्स कंट्रोल और नॉट। कई दफा मुंह से निकल भी जाता है, अगले से पूछ भी लेते हैं भाईजान क्या प्रोग्राम है, वापस लेंगे या? असेस करते हुए तो फिर पूछना पड़ेगा ना। द सेलर असेस वेदर इट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ नॉट, इफ सो
इफ नॉट सो वाला तो सिनेरियो उसने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि वो तो अमानत है, वापस चली जानी है, फिर तो इग्नोर करेंगे पेपर में उसे। इफ सो का क्या मतलब है? इफ द एंटिटी ऑब्टेन्स कंट्रोल, अगर ये चीज हमारी बन गई तो द सेलर द एंटिटी शेल अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन फॉर कस्टमर। इन सेम वे शेलर शेल अकाउंट फॉर, इन सेम वे, यानी ऊपर की तरह ही वो सेम वे लफ्ज लिखिए, तो इन सेम वे आप ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब आपको क्या चीज मिल रही है? आपको वैक्यूम क्लीनर भी मिल रहा है और आपको साथ शेयर्स भी मिल रहे हैं। लिखें जी इसके आगे, इस पैरे के आगे, एग्जाम्पल नंबर 2, इधर इसी सफे पे, पैरा 69। अभी तक तो आई कैप ने टेस्ट नहीं किया, लेकिन चले हम तो करें ना। एक मिनट आपको दे रहा हूं, एंट्रीज कर दें। कोई लग रहा है साथ वाले को देख के क्या उसके पेपर करीब है? Bablu is providing cleaning service for college for 1 month. College will give its own 5,000 shares having fair value of 30 each. To facilitate the Bablu का मतलब है if customer contributes goods. To facilitate the Bablu, college gives him vacuum cleaner of 8,000. कॉलेज उसको वैक्यूम क्लीनर देगा 8,000 वाला। तो एज्यूम करें बबलू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ वैक्यूम क्लीनर, बबलू ने ऑब्टेन कर लिया कंट्रोल वैक्यूम क्लीनर का। तो शेयर्स 5,000 ज़रब 30, हाँ जी 150,000, और वैक्यूम क्लीनर 8,000, और रेवेन्यू बैलेंसिंग 158,000। एंड इफ इट डज नॉट ऑब्टेन वैक्यूम क्लीनर, बबलू नॉट ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ वैक्यूम क्लीनर, सो ऐसी सूरत में पेपर में ये लाइन इग्नोर कर दीजिएगा। तो फिर क्योंकि वैक्यूम क्लीनर मानत है, बस वापस करनी है, तो फिर इसको भी समझूं कि मुझे मिला है या ये नहीं मिला, नहीं मिला। अब आप मुझे बता दें, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर 5 चीजें होती हैं
उन 5 में से हमने कितनी चीजें आज पढ़ी और कितनी चीजें, किस स्टैंडर्ड का पैरा कौन सा था, पैरा 69, कितनी चीजें आज पढ़ी और कितनी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं। 2 आज पढ़ी, जो आज 2 पढ़ी उसके नाम बताए कोई, जो आज 2 पढ़ी उसके नाम बताए। नॉन कैश कंसिडरेशन और वेरिएबल कंसिडरेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन। और सुबह पढ़ा इंसेंटिव्स और वो सारा, उसका नाम वेरिएबल कंसिडरेशन। और जो काफी दिन पहले पढ़ा हुआ है वो कौन सा है जी, और पहला पैरा कौन सा था इसका, पैरा 66 था 69 था। जी भाई एंट्री बताएं, किताब में नहीं है सवाल। इसी तरह पेपर में होता है ना कि आप करके कुछ और जाते हैं, आता कुछ और है। जी एंट्री बताएं। XYZ enters into a contract with customer to build a warehouse for customer A for 12 लाख। तो ये तो सादा सी ट्रांजैक्शन है। XYZ कौन है, एंटिटी, और कस्टमर A कोई बंदा है। तो ये नॉन कैश कंसिडरेशन तो नहीं है, इसमें तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो 12 लाख रुपए बस कैश आ जाएगा। तो मैं क्या बना के, XYZ क्या बना के देगा माय डियर, वेयर हाउस बना के देगा। और कस्टमर ए के कितने पैसे दे देगा, 12 लाख रुपया। तो कस्टमर के पास पहली चीज क्या आ जाएगी, बोलें वो क्या कहते हैं, सेलर के पास पहली चीज क्या आ जाएगी, कैश या नॉन कैश, कैश। कितने, 12 लाख। नॉर्मली XYZ परचेज स्टील वर्थ ₹2 लाख टू डू द वर्क। XYZ को स्टील लेना पड़ता है। However, कस्टमर कहते हैं कि स्टील मेरी तरफ से रख लो यार, स्टील मेरे पास पड़ा हुआ 2 लाख का, वो तुम रख लो। तो क्वेश्चन, डज XYZ obtain control of steel? Obviously, because XYZ uses construction has control। और अब उसने दे दिया है, ये लफ्ज लें, कस्टमर ए कंट्रीब्यूटेड स्टील ऑफ 2 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन। बाद में ये नहीं कहा कि वापस कर देना, वापस तो वैसे भी हो ही नहीं सकता, उसने कंट्रीब्यूट कर दिया, उसने कहा 2 लाख मेरी तरफ से रख लो। आप बताएं क्या करें, शेयर्स और वैक्यूम क्लीनर आ रहे हैं या कैश और स्टील आ रहा है? तो कैश डेबिट, स्टील डेबिट। बाद में ये कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री आपकी वो चीज बनाने में हेल्प हो जाएगी, और वो बातें छोड़ें अभी। अभी स्टील को डेबिट करें। स्टील कितना, तो इफ आई ऑब्टेन कंट्रोल ओवर स्टील, स्टील मैंने वापस नहीं करना, मैंने इस्तेमाल कर लेना। इफ आई ऑब्टेन कंट्रोल ओवर स्टील देन स्टील इज माइन। तो कैश भी आ रहा है, स्टील भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, स्टील भी आ रहा है। तो ऐसे कैश डेबिट, स्टील डेबिट, और कितना, 14 लाख। अच्छा, अब बैलेंसिंग। अब मुझे आप एक चीज बता दें मजे की, इंटरेस्टिंग सी। आप गए मिल्क शेक पीने के लिए,
तो आप मिल्क शेक पीने के लिए गए, तो दुकानदार ने कहा ये मिल्क शेक जो है वो 300 रुपए का है। आपने कहा यार ये जो है ना चीनी मेरी तरफ से, ये ले चीनी मेरी तरफ से। उसने कहा है भाईजान 300 रुपए का, चीनी आप दें जो मर्जी हो, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से हो रही है? कस्टमर की तरफ से। उसने कहा ये कितने का है मिल्क शेक? 300 रुपए का। और आपने कहा चल 300 का जितने का भी है चीनी मेरी तरफ से। अब 20 रुपए की आपने उसको चीनी दे दी तो आप बताएं दुकानदार के पास कैश डेबिट 300, कैश तो वो 300 लेगा आपसे पूरे, चीनी डेबिट 20 रुपए और रेवेन्यू क्रेडिट 320 की उसको खुशी हुई क्योंकि उसे पैसे भी मिले और चीनी भी मिली। आपने उसको फैसिलिटेट करने के लिए हेल्प आउट कर दिया और आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। इस तरह की एग्जांपल है। आप किसी को बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, तो अगर कोई मुझे मिल्क शेक बना के दे रहा है तो सारी चीजें उसे प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन एक दो चीज मैंने उसे दे दी। ठीक है जी, ओके। तो कोशिश करेंगे हम ये सवाल का सॉल्यूशन अटैच कर दें। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एट 14 लाख। रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एट 14 लाख। चलें जी, तो ये तो था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट? नॉन कैश कंसिडरेशन। कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। चलें छोड़ें इसको, इंशाल्लाह जो है वो बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप हजरात मोहतरम मुझे ये बता दें कि सुबह से लेके अभी तक हमने क्या किया है। सुबह आते ही हमने कैश डिस्काउंट का सवाल किया था, कुछ हजरात के आने से पहले। सुबह आते ही हमने कौन सा सवाल किया था? कैश डिस्काउंट का। वो तो आसान सा था। इसके बाद हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। स्टेप 3 के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। असल में थोड़ा सा बेशक ना आप अब समरी देखते रहें, बेशक साथ साथ समरी बेशक आप देखते रहें। अगर आपने देखनी है ये समरीज, आपको पीडीएफ इनका भेजा हुआ है कभी किसी हमने? अच्छा चलें याद कराइएगा। तो समरीज जो है बेशक अब आप देखते रहें, किताब के कौन से सफे के बाद दी हुई है? पेज 573 के बाद दी हुई है, ताकि थोड़ा थोड़ा जरा आपको अब चीजों का पता चलने लग जाए कि चीजें कहां पे हैं, कैसे स्टैंड कर रही हैं। IFRS 15। तो यस यू कैन थोड़ा थोड़ा टिक करते रहे चीजों को। IFRS 15 अप्लाई इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया इज मेट। सबसे पहले कौन सा स्टेप है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। वो घर में ले लीजिएगा, वो जो लफ्ज बड़े करने वाला होता है ना, मिलता है वो। IFRS 15 विल अप्लाई इफ ऑल ऑफ द 5, या किताब के सफे पे हाथ रख के ऐसे ऐसे ट्राई कीजिएगा। IFRS 15 will apply if all of the 5, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। Parties have approved, entity can identify each part of the contract has commercial substance and probability of receipt, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ये 5 क्राइटेरिया पूरे हो जाएं, तो एक और बात हमने पढ़ी थी कि अगर 5 क्राइटेरिया पूरे ना भी हो रहे हों, when a contract does not meet, तो स्टिल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर होंडा ने गाड़ी बेच दी है, सरासिफ को अपने पैसे दे दिए हैं और पैसे क्या हैं, या फिर सरासिफ ने थोड़े बहुत पैसे दिए थे और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और पैसे क्या हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये देख लेंगे। अगर ऑब्वियसली जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते ना, तब तक पैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर में पड़े रहते हैं। ये उसने वो लिखा हुआ है। एक और चीज हमने पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर दोनों पार्टीज के पास अपना अपना राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर होली अनपरफॉर्म्ड है तो क्या कर दें, टर्मिनेट कर दें। बहरहाल अभी 2 कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करना या चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना। चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना यानी आपने 2 समोसे ऑर्डर किए, तो आपने हालात देख के अपने पेट के एक वापस कर दिया, दूसरा वापस ले जाओ, दूसरा ना लेके भाई एक ही काफी है। आधा समोसा खा के आपने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई कर दिया। जब होता है ऐसा, बच्चे क्लासें ले रहते हैं, जाते जाते ये सब्जेक्ट ड्रॉप करा दें, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई, ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तैयार होके आते हैं रोजाना। ये तो एक लंबी डिस्कशन है, इंशाल्लाह आज टाइम मिला तो रिज्यूम करते हैं। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस। और तीसरा स्टेप कौन सा है जी? डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस में अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है, फैक्टर्स व्हेन डिटरमिनिंग द
इसमें क्या हमने पढ़ा है आज? वेरिएबल और एक्सपेक्टेड वैल्यूज और मोस्ट लाइकली और एग्जिस्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंट, जो हमने क्रेडिट सेल के सवाल किए हैं, और एडवांस फ्रॉम, और आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है नॉन कैश कंसिडरेशन। इसमें हमने पढ़ा है मैयर द नॉन कैश कंसिडरेशन एट, लेकिन अगर कस्टमर कंट्रीब्यूट कर दे फैसिलिटेट करने के लिए तो इसको भी आप ले लें ओनली इफ द कंट्रोल इज ट्रांसफर। और बाकी एक दो कॉन्सेप्ट अभी हमारे रहते हैं। इसके अलावा कल हमने पढ़ा था एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा। एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट के लफ्ज को छोड़ें अभी। मेथड्स कौन कौन से पढ़े थे ऑफ एस्टिमेटिंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस? एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस अप्रोच और रेजिडुअल अप्रोच। ये एक पूरा जी स्यापा है। इंशाल्लाह इसको हम तसल्ली से देखेंगे कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम फौरन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है या आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, इस पे पूरी बहस है। ये स्टेप 5 किसी दिन खोलेंगे तो देखेंगे। ओके, जी आ जाए मोहतरम। कल वाला जो हमने मसला शुरू किया था स्टेप 2, आज हमने बस दो चीजें पढ़ी हैं, बोनस, पेनल्टी और नॉन कैश कंसिडरेशन। कब गुड्स और सर्विसेज अलग अलग समझी जाएंगी, और अगर अलग अलग समझी जाएंगी तो फिर हम 3 लाइनें डालेंगे कि क्या कहते हैं, प्याज हम अलग खरीद रहे हैं दुकान से, ब्रेड अलग खरीद रहे हैं, चिकन अलग खरीद रहे हैं ताकि घर जाके सैंडविच बनाना है। तो सवाल है हमारा आज का पेज 448 पे, व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज अलग अलग। व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज अलग अलग। भाई निकाल लें पेज नंबर 448। तो इंशाल्लाह हम जाते जाते स्टेप 2 को 15-20 मिनट रोजाना रिवाइज किया करेंगे। A good or service is distinct if both of the following criteria are met. चीजें या सर्विसेज अलग अलग हैं अगर दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। The customer can benefit from the good on its own. The customer can benefit from the good on its own. ये मेरे पास मोबाइल है, क्या मैं इससे बेनिफिट ले सकता हूं ऑन इट्स ओन? हाँ, बस मोबाइल है, इससे बेनिफिट ले लूं। इसी तरह मैंने जो है वो खरीदा है मिसाल के तौर पे खाना कहीं से, क्या मैं उससे बेनिफिट ले सकता हूं ऑन इट्स ओन? बस ले लूं। क्या मैंने अगर ये पेन खरीदा है तो क्या मैं इससे बेनिफिट ले सकता हूं ऑन इट्स ओन? नहीं। I can take benefit from this pen together with other resource that is available to me. रिसोर्स में दिखाने लगा हूं आपको, ये लैपटॉप, together with the resource available to me. ये मैंने कीबोर्ड खरीद लाया, अब इससे मैं ऑन इट्स ओन बेनिफिट ले सकता हूं, बट आई हैव अ रिसोर्स दैट इज रेडिली अवेलेबल विद मी। इसके साथ मैं बेनिफिट ले सकता हूं? जी हां, इसके साथ मैं बेनिफिट ले सकता हूं। अच्छा जी, ये मैं खरीद लाया, कैन आई टेक द बेनिफिट फ्रॉम इट्स ऑन इट्स ओन? बट कैन आई टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस फ्रॉम अ रिसोर्स दैट इज रेडिली अवेलेबल टू मी? तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आज तक आपको पता ही नहीं था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप खुद फायदा ले सकते हैं, उनकी जात ऐसी होती है ना।
आप अब ये ना कहिएगा कि ऐनक के लिए मेरा मुंह चाहिए। ऐनक से आप फायदा ले सकते हैं, ऐनक से क्या ले सकते हैं, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। मैं सीधे में आ गया, माजरत। अच्छा, तो द कस्ट, अब वेस्ट के लिए मेरा जिस्म चाहिए नहीं, ये अजीब सी बातें हैं। जूते के लिए पाँव चाहिए, नहीं, जूते को आप यूज कर सकते हैं, बस ये बात नहीं हो रही, गुड्स की बात हो रही है बंदे की। अच्छा, तो कस्टमर कैन बेनिफिट द गुड ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद द अदर रिसोर्सेज दैट आर readily available to customer. Okay. सिम कार्ड से आप बेनिफिट ले सकते हैं ऑन इट्स ओन। कितनी मिसालें दे रहा हूं ना। फिर क्या क्या करेंगे, आपको उसके लिए क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। ऐसे तो नहीं सिम कार्ड यहां पे लगा के, कार का टायर, उसके लिए आपको क्या चाहिए, कार चाहिए, उसके लिए आपको कार चाहिए। आपने जूम सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, अब जूम सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, मैंने जूम सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे लैपटॉप चाहिए ताकि मैं जूम सब्सक्रिप्शन को उसके ऊपर चला सकूं। तो भाई स्टैंडर्ड कहते हैं चीज ये भी डिस्टिंक्ट है। क्यों? इसलिए ये डिस्टिंक्ट है कि इस खुद तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन किसी चीज के साथ मिला के तो इस्तेमाल हो सकती है। तो कहते हैं डिस्टिंक्ट चीज लोग ये समझते थे कि वो होती है डिस्टिंक्ट चीज। लोग, अब ये किताब है, इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, ये ना कहिएगा अकल की जरूरत है। तो बंदे की बात नहीं हो रही, मैं अगेन कह रहा हूं, अब ये किताब है, आपको इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। आप किताब को पढ़ना शुरू कर दें, रीडिंग द बुक, यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस बुक ऑन इट्स ओन। तो ये भी डिस्टिंक्ट है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो दूसरे की मोहताज है, तो अल्लाह का शुक्र है वो भी डिस्टिंक्ट ही है। दिस कीबोर्ड इज अल्हम्दुलिल्लाह आ डिस्टिंक्ट गुड, दिस इज कीबोर्ड इज अ, बिकॉज यू कैन यूज दिस कीबोर्ड विद अ रिसोर्स दैट इज। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको कोई ना कोई हार्डवेयर चाहिए ना। तो ऐसे मिसालें दे रहे हैं हम, टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज की मिसाल दें, सिम कार्ड, और जो मोटी मोटी मिसालें आपके जहन में रहेगी, टायर, माउस, कीबोर्ड हो गया, वो एक ही बात होगी, कीबोर्ड, माउस, चार्जर और उसकी केबल, ये सारी चीजें। तो कुछ चीजें हैं ऑन इट्स ओन भी इस्तेमाल हो सकती हैं। ऑन इट्स ओन टमाटर लेके खा लें, टमाटर, केला, बनाना, मैंगो, दालचीनी, चिप्स, जो मर्जी है, नहीं। अच्छा जी, तो a good or service is अलग अलग if both of the following criteria are met. The customer can benefit from the good on its own or together with other resources that are readily available to the customer. अच्छा मोहतरम, ये जो लाइन है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो है, वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बस आज थोड़ा सा पढ़ के हम क्लोज कर रहे हैं। लोगों ने स्टैंडर्ड बनाने वाले से पूछा कि कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन का क्या मतलब है। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन, बताता हूं। आ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम अ गुड इफ, आ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम अ गुड और सर्व, ऑन इट्स ओन का लफ्ज़ इसमें दोबारा नहीं डाला। इफ द गुड कुड बी यूज्ड, इफ द गुड कुड बी यूज्ड, ग्लासेस कहते हैं ना कोई, या सन ग्लासेस कहते हैं, सन ग्लासेस चले। इफ द गुड्स कैन बी यूज्ड, इफ द गुड्स कैन बी कंज्यूम्ड, इफ द गुड्स कैन बी कंज्यूम्ड, इस्तेमाल की जा सकती हैं वो, यानी कि ग्लास तो उधर ही रहते हैं, सन ग्लासेस तो उधर ही रहते हैं, लेकिन खाना तो कंज्यूम हो जाता है ना। और दैट कैन बी सोल्ड, रिंग ले लें आप, कोई चीज ले लें, मिसाल है, ये तो सन ग्लासेस भी इधर ला सकते हैं, ऐसे मिसालें दे रहा हूं। स्टैंडर्ड ने कहा कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन, कस्टमर चीज से फायदा ले सकता है
अगर वो चीज इस्तेमाल कर रहे तो भी फायदा ही ले रहे, अगर वो चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा, कंज्यूम कर गया है, तो भी फायदा ही ले रहे, अगर वो चीज बेच सकता है फॉर एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू, तो भी अल्लाह का शुक्र है, ये चीज ऐसी है कि अलग सी है कोई चीज। ये चीजें इस चीज का सबूत है कि ये चीज अपनी जात में क्या है। जो चीज दुनिया में इस्तेमाल हो सकती है, कंज्यूम हो सकती है, या कोई चीज जो है वो बिक सकती है, या उसको हेल्ड कर लें अपने पास के वो बेनिफिट देती रहे, जैसे जनरेटर है अपने पास हेल्ड कर लें कि वो बेनिफिट देती रहे, तो स्टैंडर्ड कहते हैं अगर किसी चीज में इन चार में से कोई एक चीज भी पाई जा रही है तो मेरी नजर में ये चीज डिस्टिंक्ट है, अलग है। आप बताएं व्हाट डज द वर्ड बेनिफिट मीन्स? यू कैन यूज इट, यू कैन सेल इट, और यू कैन होल्ड इट, इसको रख सकते हैं अपने पास इन अ वे दैट जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। वैसे कहते हैं असल बात आपको ये बताऊं कि हम या बाकी लोग अगर बाजार में इसको अलग अलग बेच रहे हैं ना, तो ये चीज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये चीज कोई अलग है, वरना लोग फिर बेच ना रहे हो बाजार में। कहते हैं हम या बाकी लोग अगर इसको बाजार में अलग अलग बेच रहे हैं ना, तो ये इस चीज का बहुत बड़ा सबूत है कि ये चीज अपनी जात में अलग है। इफ अ गुड इज आम तौर पे सोल्ड सेपरेटली, बाजार में आवाजें लग रही हैं, खाना ले लो, गुटी ले लो, ऐनक ले लो। If a good or service is regularly sold, this would indicate नहीं बल्कि this would be a strong evidence, this would indicate that customer can benefit from the good on its own। कस्टमर अपनी जात के एतबार से इसे फायदा ले ही सकता है, क्योंकि वो चीज बिक रही है, दुकानदार पागल तो नहीं बेच रहे हैं, बेच क्यों रहे हैं? ताकि कस्टमर उनसे फायदा ले। तो अगर दुकानदार बेच रहे हैं अलग से इस चीज को, इसका मतलब है कि कस्टमर इससे अलग से फायदा ले सकते हैं, और इन कंजंक्शन विद अदर सोर्सेज। कई दफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप खुद इस्तेमाल कर सकें, कई दफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको किसी और चीज के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बज़ाहिर आपको दुनिया की सारी चीजें नजर आ रही हैं ये मिसाल पढ़ने के बाद कि ये चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं, लेकिन मैंने आपको इसकी मिसाल कल की क्लास में एक दी थी सिर्फ, कि जो चीज अपनी जात में अलग नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहते हैं मैंने आईफोन लिया है और उसका iOS सॉफ्टवेयर है। अब वो जो है सॉफ्टवेयर अगर खाली मैं बात करूं तो इट इज नॉट सोल्ड सेपरेटली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप ये नहीं कह सकते कि एंड्रॉयड मोबाइल लेके चले जाएं और आप जाके कहेंगे यार ये वाला सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल दो, उन्होंने कहा सेपरेटली सोल्ड करने का हमने तस्वुर ही नहीं रखा हुआ। सिमिलरली कोई एक कंपनी है जिसने आपके लिए स्पेशली मशीन बनाई और उस मशीन के अंदर आपने कहा कि कोई प्रोग्रामिंग कर दो सॉफ्टवेयर की। अब वो प्रोग्रामिंग तो बस उसने आपको ही करके दी है, वो फिर दोनों चीजें अपनी जात में ही अलग अलग नहीं है, अपनी जात में। तो अपनी जात में जो चीजें अलग अलग ना हो, इनकी मिसालें दुनिया में बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ऐसे अजीब सी मिसालें फिर लोगों ने निकाली हुई, इनकी मिसालें बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। अब अंगूठी है, अंगूठी का छल्ला पता नहीं आप उसको क्या कहते हैं, और उसके अंदर जो नग है, अब वो किसी स्पेशल दुकानदार से आपने बनवाया, उस छल्ले का डिजाइन भी डिफरेंट है और उस नग का डिजाइन भी डिफरेंट है। अब वो दोनों जो हैं अपनी जात में शायद हम खींचतान के कह सकते हैं कि अलग अलग नहीं है, क्योंकि आम लोग वो वाला छल्ला और वो वाला नग नहीं बेच रहे, आपने कोई स्पेशल टेलर रिक्वेस्ट उससे की है और उसने आपको वो चीज बना के दे दी है। तो इस तरह की कोई मिसालें बनाई जा सकती हैं, लेकिन कोई इतनी ज्यादा मिसालें एज सच अवेलेबल नहीं हैं। बहरहाल हमने जब देखा इधर उधर तो लोगों ने मिसालें दी हुई थी, कोई भी मिसालें दे सकते हैं। कस्टम की एंड लॉकर, कोई लॉकर आपने स्पेशल किस्म का बनवाया और उसमें स्पेशल किस्म की चाबी है। Now this special चाबी is not regularly sold in the market। अब ये सेपरेटली मार्केट में नहीं बिक रही, तो कुछ इस किस्म की खास चीजें अगर हों तो वो ठीक है। दो तीन मिसालें, चार्जर फॉर स्पेशल टॉय या इस किस्म की चीजें
कि अपनी जात में ही डिस्टिंक्ट नहीं है। तो इसलिए इस तरह की कोई ज्यादा मिसालें नहीं हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि यहां पर बहुत सी मिसालें हमने डिस्टिंक्ट की लिख ली, तो क्यों ना चलते चलते एक मिसाल इनडिस्टिंक्ट की लिख लें, यानी ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, तो उसकी मिसाल लिख लें आप इधर। iPhone and its software are not distinct. Why? Because I cannot use the software. Can I use the software on its own? मुझे सॉफ्टवेयर मिल जाए मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे पहले से मोबाइल पड़ा उससे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी तो उसी बंदे से लेना, वो उसके साथ ऑलरेडी मिल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे इस कॉन्सेप्ट को ICAP ने कभी टेस्ट भी नहीं किया कि चीजें अपनी जात में अलग अलग नहीं है। इसकी मिसालें दुनिया में बड़ी कम है। ओवर जी, इस बात को हम अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, इससे आगे इस बात को हम आज नहीं करेंगे। कल इंशाल्लाह, आज होमवर्क में लिखा होगा पैरा 27 का फर्स्ट बुलेट पढ़ा है हमने बस, और पैरा 28 पढ़ा है बस। तो ये आज क्या हमने साबित करने की कोशिश की है, चीज अपनी जात में अलग अलग हो सकती है, चाहे वो खुद अलग चीज हो या किसी और चीज के साथ मिलके भी इस्तेमाल हो जाए तो भी अपनी जात में अलग है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, आज जो पार्ट बी है, आज तक कभी 1:55 पे ही कर लो, तो 1:50 पे तो मैं भी नहीं आता। तो आज तक कभी हमने क्लास में ये जो सवाल है फाइनल अकाउंट का, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 10, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टैक्स के अंदर कि जिस साल आप एसेट खरीदते हैं मशीन वगैरह, तो उस साल 2 दफा डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होती है। एक डेप्रिसिएशन का नाम होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक डेप्रिसिएशन का नाम होता है इनिशियल अलाउंस या इनिशियल डेप्रिसिएशन। तो पास्ट पेपर का क्वेश्चन 10 जो है, जस्ट लाइक पास्ट पेपर का क्वेश्चन 11 है, इस सवाल में आज तक तो बस पॉइंट 1, 2 और 3 कराता रहा हूं, आज टाइम ने इजाजत दी तो 4, 5, 6 को भी देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आज के सवाल में हमें जो है वो मांगेगा P&L और IS-12 का नोट, बस P&L मांगेगा, IS-12 का नोट छोड़ें, पे 688 है। अच्छा, और सवाल में ये लिखेगा कि टैक्स वाले इनिशियल डेप्रिसिएशन माइनस करने देते हैं 25% और नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस करने देते हैं 15%। तो अगर हमारे सवाल में कोई एडिशंस हुई तो हम इंशाल्लाह आज उनको कितनी दफा डेप्रिशिएट करेंगे? 2 दफा। एक दफा 25% रेट लगाएंगे, फिर जो WDV बच जाएगी। लेकिन अगर कोई डिस्पोजल हुई सवाल में तो डिस्पोजल की WDV निकालने के लिए, डिस्पोजल की WDV निकालने के लिए, डिस्पोजल होती है ना, डिस्पोजल की WDV निकालने के लिए जिस साल उसे खरीदा था उस साल इनिशियल अलाउंस माइनस करके आहिस्ता आहिस्ता चल के इधर आया करेंगे। तो जो भी सवाल में एडिशन हुई उस पे भी इनिशियल अलाउंस और वो लगाएंगे, और अगर डिस्पोजल्स की बीवी मिसिंग हुई तो वो निकालने के लिए जिस साल डिस्पोज हुई भी चीज को उस साल भी ऑब्वियसली 2 दफा डेप्रिसिएशन निकाल के यहां पे पहुंचेंगे, जिस तरह टैक्स की क्लास में किया करते थे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बहरहाल इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा लर्निंग के लिए आपका सवाल होगा, तो इसको इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। अच्छा, IS-37 का वो भाई कह रहे थे पास पेपर का क्वेश्चन 1 हमारा रह गया, उसको कर लें, फिर आज क्लोज करते हैं। कौन सा पेज है? 382 हमारा ईयर एंड बताएं। इकतीस दिसंबर 1900। हम खड़े कहां हैं? 1 फरवरी 20।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी ऑथोराइज हो गई हैं, पता नहीं वो तो डायरेक्टर्स जब भी करेंगे। इन नवंबर हमने एक प्रमोशन स्कीम, पुराने ज़माने में भी होता था, बल्कि अभी भी शायद होता है, वो जो बॉटल्स थी, बॉटल्स शादी जो होती थी तो बॉटल के ढक्कन जो है वो जब लोग खोल रहे होते थे तो जाके बच्चे जो है वो ढक्कन को उठा के देख रहे होते थे, ढक्कन में क्या इनाम निकला है। नहीं याद आप लोगों को? पता नहीं, आप लोग बहुत ही नए नए हैं इस वजह से। ये तो बहुत आम होता था, ये जो पेप्सी कोक की बोतलें होती थी इसके ढक्कन खोलते थे, ढक्कन को खोल के देखे उसके अंदर इनाम छुपा होता था। तो आजकल की कोई मिसाल देने, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आजकल की कोई मिसाल। कोकोमो के अंदर क्या डाला होता है उन्होंने? स्क्रैच करते हैं तो कुछ होता है। इन नवंबर 2019 WL इंट्रोड्यूस्ड अ प्रमोशन स्कीम। WL ने एक प्रमोशन स्कीम अनाउंस की है, बहुत नया है साथ वाला। WL इंट्रोड्यूस्ड अ प्रमोशन स्कीम इन विच अ स्क्रैच कार्ड वाज इंक्लूडेड इन। अब उन्हें टैक्स वालों को मिसाल दी कि ऐसे होते थे, क्या कहते हैं, कार्ड ईद के, कि वो खोलते थे म्यूजिक बजता था, अब उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। होते थे वो, आप अपने दादा अब्बू से पूछिएगा, अब्बू से पूछ लीजिएगा, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अब्बू से पूछ लीजिएगा, अम्मी से पूछ लीजिएगा। उन्होंने कार्ड बनाए होते थे शादी के, वो बाजारों में बिकते थे, खोलते थे तो म्यूजिक बजता था, फिर बंद करते थे म्यूजिक बंद हो जाता था, अंदर उसकी वायरिंग की होती थी उन्होंने तारों से। इन नवंबर 2019 WL, कौन से जमाने के हैं आप? इन नवंबर 2019 WL इंट्रोड्यूस्ड द, अब तो वो व्हाट्सएप ने पीछे वैसे ही म्यूजिक चलवा दिया है ना स्टेटस के। अच्छा, इन नवंबर 2019 WL इंट्रोड्यूस्ड अ प्रमोशन स्कीम इन विच अ स्क्रैच कार्ड वाज, तो जो ज्यादा म्यूजिक लगाते हैं हम तो उनके स्टेटस ही म्यूट कर देते हैं ना आप लोग। इन नवंबर 2019 WL इंट्रोड्यूस्ड अ प्रमोशन स्कीम इन विच अ स्क्रैच कार्ड वाज इंक्लूडेड इन ईच पैक ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट समझ लें प्रिंटर है, क्योंकि पिछले सवाल में लैपटॉप थे, तो समझ लें इसमें प्रोडक्ट प्रिंटर है। तो प्रिंटर के अंदर जो है वो हमने ईच पैक ऑफ प्रिंटर में हमने स्क्रैच कार्ड डाल दिया। दीज कार्ड्स कैरी कैश प्राइजेस रेंजिंग फ्रॉम ₹100 to 50,000। घर जाके प्रिंटर का डब्बा आप खोलेंगे तो प्रिंटर हो सकते हैं 20,000 रुपए का आपको दुकान से मिले। जब आप खोलेंगे प्रिंटर का डब्बा तो अंदर आप स्क्रैच करेंगे तो आपको सिर्फ 100 रुपए इनाम मिलेगा। तो कुछ लोगों को 100 मिलेगा, कुछ को 200 मिलेगा, कुछ को 500 मिलेगा, कुछ को 40-50,000 तक इनाम मिल जाएगा। ऑल स्क्रैच कार्ड्स वर प्रिंटेड बाय सिस्टम। जितने स्क्रैच कार्ड्स हैं वो प्रिंटर के डब्बे की अंदर वाली साइड पर मशीनों ने प्रिंट किए एंड पैक डायरेक्टली इनटू प्रोडक्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरैक्शन। बंदों ने इसमें कोई काम नहीं किया। स्कीम के मुताबिक हमारा इरादा था कि 25 मिलियन के प्राइज देने हैं। स्कीम के मुताबिक हमारा इरादा था कि, यानी हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोला होगा और हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल के हमने जो है वो क्या किया होगा, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल के इधर लिखा होगा 25 मिलियन। नहीं ज्यादा तो नहीं है माय डियर, पहले भी यही था, मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ 1000 सेपरेटर लगाए हैं। आपने 25 मिलियन यहां लिखा होगा और कोई ना कोई फॉर्मूला लगाया होगा। यहां आपने लिखा होगा किसी को 200 का प्राइस मिलेगा, किसी को 500 का प्राइस मिलेगा, किसी को 30,000 का प्राइस मिलेगा, किसी को 40,000 का प्राइस मिलेगा। इस तरह आपने लिख के लगा दिए होंगे डिफरेंट किस्म के प्राइजेस, लेकिन आपने एंड पे चेक किया होगा कि इनका टोटल कितना आ रहा है, 25 मिलियन। और फिर यहां से जनरेट हो गए होंगे मशीन के अंदर स्क्रैच कार्ड कि पहले कस्टमर को 200 रुपए इनाम दे दो, दूसरे को 500 दे दो, तीसरे को 30,000 दे दो, चौथे को 40,000 दे दो। WL has decided to include total prices of 25 million as at year end पे तो अल्लाह का शुक्र है हमें पता चल गया क्योंकि ये नवंबर की स्कीम है। As at year end WL had already received, ईयर एंड तक 32 मिलियन के 32 मिलियन के इनाम लेने के लिए तो लोग आ चुके हैं। इसका मतलब है जिसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट बनाई उसको शायद पता नहीं चला, उसने जो है वो टोटल 25 मिलियन नहीं करना होगा, उसने 25 जो है वो मिलियन की बजाय एक आंडा ज्यादा डाल दिया होगा, तो वो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए बन गए होंगे। ये गलती हो सकती है, मुझे नहीं पता गलती क्या हुई है,
25 मिलियन की जगह उससे 60 मिलियन टोटल बन गया होगा, कुछ हो गया होगा, कोई मसला उससे हो गया। अभी हमें नहीं पता सिस्टम में क्या एरर हुई है। एज एट ईयर एंड डब्ल्यू हैड ऑलरेडी रिसीव्ड क्लेम्स फॉर प्राइसेस वर्थ ₹32 मिलियन, एन इंक्वायरी हैज लेड, तो फौरन उसने कहा कि 32 तो 25 से क्रॉस कर गया, तो आपको मैं फौरन बता दूं क्या मसला हुआ है। एन इंक्वायरी हैज लेड दैट द सॉफ्टवेयर फॉर प्रिंटिंग स्क्रैच कार्ड हैज सर्टेन प्रोग्रामिंग एरर। तो इंजीनियर्स को हमने पकड़ के चपेड़े मार 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 7 मिलियन तो तेरी वजह से अभी तक ऊपर दे चुके हैं, क्योंकि तूने प्रोग्रामिंग एरर कर दी थी उसके अंदर, which has led to printing of unknown amount of total prices। अभी ये भी नहीं पता कि ये 32 मिलियन के 100 मिलियन है, 200 मिलियन है, कितने हैं। अब आप किसी के खिलाफ केस भी नहीं कर सकते, इंजीनियर के खिलाफ कर दें, उधर से पैसे आने वर्चुअली सर्टन है, वो और बात है फिर। बहरहाल फर्दर क्लेम ऑफ 12 हैड बीन रिसीव्ड टिल 31 जनवरी। असल में ना हम खड़े यकम फरवरी को हैं, बैठे होते ना फिर और बात थी। हम खड़े किस दिन है? यकम फरवरी को। और कितने क्लेम आ गए? 12। क्लेम कब तक आ सकते हैं? तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग सम क्लेम्स, वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग सम क्लेम्स। इसको तो आप एडजस्टिंग इवेंट कह दें हमारे साल के बाद, क्योंकि असल में हमारे साल अनाउंस हो चुकी है ना स्कीम, तो इसको तो आप एडजस्ट कर दें, यानी कि प्रोविजन आप 32 पे नहीं बनाएंगे, प्रोविजन आप बनाएंगे 32/12 पे, 32/12 के ऊपर। अच्छा, अगली बात यह है, क्या मुझे बताएं इस पीरियड के अंदर भी क्लेम आने हैं 29 फरवरी तक? वो बताएं कितने आने हैं, कितने आने हैं। कंसिडरिंग द रेपुटेशन वी विल ऑनर ऑल द क्लेम्स। हमारा प्रोग्राम यही है कि हम सारे क्लेम्स जो है वो ऑनर करेंगे। अच्छा, अब आप ये बताएं, ये कॉन्सेप्ट पहली दफा आई कि आपने टेस्ट किया। There is a present obligation due to a past event, which is printing of scratch cards in the printer box. Probable outflow, rather certain outflow, बस हमने तो scratch card जब है तो certain outflow, no reliable। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक दफा किसी और पास पेपर में मैंने पार्ट बी में आपको करवाया था, लेकिन इस अटेम्प्ट में जरा खुल खुला के ये कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि पेपर में लफ्ज लिखा हुआ है अननोन, और ट्रांजैक्शन की डीप डाउन जाके देखें, बात भी यही है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बाकी की आप प्रोविजन बना लें या लाइबिलिटी भी बनानी है तो कोई मसला नहीं, बाकी आपको कंफर्म हो गया तो बाकी का कोई मसला नहीं। तो आप अब लिख के आएंगे पेपर में इस तरह, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट व्हिच इन दिस केस इज प्रिंटिंग ऑफ कार्ड्स, सो अ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड, या लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, कंफर्म अमाउंट है, सो अ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड एट ₹35/32/12। तो प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड एट 32/12, विच इज, असल में हम फरवरी तक वेट करेंगे, जब सारे लोग आ जाएंगे उनको पेमेंट्स इकट्ठी करना शुरू करेंगे। सवाल में अभी तक पेमेंट्स कोई नहीं हुई माय डियर, सवाल में अभी तक पेमेंट्स का जिक्र नहीं उसने किया कि पेमेंट्स कितनी हुई हैं। तो इसकी हम प्रोविजन बना लेंगे और फिर एक लफ्ज लिख के आएंगे, रिगार्डिंग क्लेम्स टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फ्रॉम यकम फरवरी टू 29 फरवरी। नो, अभी तक देर इज नो अमाउंट अवेलेबल या रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, देयरफॉर अ contingent liability may be must be disclosed, giving the brief nature of event and estimate of financial effect। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ ना डायरेक्टर्स के ऑथराइज करने की डेट नहीं बताई, अगर डायरेक्टर ने फौरन ही ऑथराइज कर देनी है ना, फिर तो ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। और अगर आपको लग रहा है डायरेक्टर्स ने 31 मार्च तक ऑथराइज करनी है, फिर तो आप वेट कर लें, फिर सारे की ही प्रोविजन बना लें। थोड़ी सी अजीब सी बात समझ आई, क्योंकि पास्ट इवेंट तो हमारे साल हो चुका है, अमाउंट की अनसर्टेनिटी का मसला है। वो IAS 10 कहता है कि अगर पास्ट में हो चुका हो अभी पता चल जाए तो उसको एडजस्ट कर लें। तो अगर तो असल में डायरेक्टर की ऑथराइज वाली नहीं बताई ना, तो डायरेक्टर ने पता नहीं कब ऑथराइज करनी है। फर्ज करेंगे डायरेक्टर, इस तरह के assumptions ना लें, छोड़ें बस, लीव इट, कीप इट सिंपल। इसकी क्या बना लें? प्रोविजन। और इसकी अमाउंट सर्टन है या अनसर्टन है? अनसर्टन है।
बहरहाल यार जो भी हो, आधा पचाधा बंदा लिखा था उसके नंबर भी ठीक मिल जाते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम रिसीव टिल ईयर एंड 32 मिलियन वुड बी रिकॉर्डेड एज एन expense debit provision credit. Further claim of 12 million received would be considered as an adjusting event, should be recorded as an expense in 2019. एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट मैंने कहा था 34 से कर लें, वो 42 से 44 से 44 से। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग क्लेम्स विच हैव नॉट बीन रिसीव्ड या विच विल बी रिसीव्ड इन ओनली February, we have a present obligation, probable outflow. However, cards of higher amount as compared to original plan, but amount could not be due to absence of। अब सारे की उसने लॉजिक दी है। नो रिलायबल एस्टीमेट पे उसने 2 लाइनें लिख दी, सवाल में से उठा के, कोई अपनी तरफ से नहीं लिखी, सवाल में से उठा के। सो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज अ। चलें जी जाएं, आज जरा फ्रेश होके जरा तैयार होके आइएगा। कॉन्सेप्ट बता दें, सुबह सुबह आसान आसान से पढ़े हैं। बोनस, इंसेंटिव, उसके सारे सवाल आपने खुद किए हैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद नॉन कैश कंसिडरेशन तो बहुत ही आसान था। और उसके बाद वो तो वेरिएबल हो गया ना, डिस्टिंक्ट वाला, डिस्टिंक्ट वाली, वो तो 4-5 लाइनें पढ़ी हैं। बंद